दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन ने जो दैनिक प्रक्रम चला रखा है, जो अपने इम्पोर्टेंट क्लास अपन ने जो कर ली थी रक्त के बारे में, तो रक्त का संगठन देखा था अपन ने। तो रक्त के संगठन में दो तत्व पाए जाते थे, पहला प्लाज्मा और दूसरा कणिकाएं। तो अपन ने प्लाज्मा देख लिया था, जो कुल रक्त के संगठन में 55% पाया जाता था। अब जो कणिकाएं या जिसे रुधिराणु बोलेंगे अपन, वो कुल रक्त का 45% होगी। तो आज अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रुधिराणु या कणिकाएं, जो कुल रक्त का कितना परसेंट होती है। कुल रक्त का 45% होती है। कितना परसेंट होती है? तो कुल रक्त का 45% होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट कौन सा आएगा? इसे मतलब रुधिराणु के बारे में अपन देख रहे हैं। पहले सबसे पहले इसे रक्त का हेमेटोक्रेटिक भाग कहते हैं। इसे रक्त का क्या कहेंगे? तो हेमेटोक्रेटिक भाग कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। रक्त का हेमेटोक्रेटिक भाग कहलाता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कौन सी होगी रुधिराणु के बारे में? तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात रहेगी, ये है कुल रक्त का 45% पाई जाती है। ये कुल रक्त की कितनी होती है? तो 45% पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो रुधिराणु के बारे में अपने को पता लग गया कि क्या क्या, कि पहला इसे रक्त का कौन सा भाग कहते हैं? हेमेटोक्रेटिक भाग कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। हेमेटोक्रेटिक भाग कौन कहलाता है? तो वो रुधिराणु कहलाता है। दूसरा, ये कुल रक्त का 45% पाई जाती है। कौन? रुधिराणु। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि प्लाज्मा कितना परसेंट? 55। तो रुधिराणु 45%, क्योंकि प्लाज्मा और रुधिराणु यानी कणिकाओं से मिलकर टोटल 100% रक्त का संगठन होता है। अब दोस्तों, अपन ने दो लाइनें देख ली। अब इसका कि रुधिराणु कितने प्रकार की होती है? तो रुधिराणु में 3 घटक पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक बार इन दोनों लाइनों को लिखने के बाद अपन इसके संगठन को देखेंगे पूरे को, कि इसमें कौन कौन सी पाई जाती है। तो रुधिराणु में 3 घटक पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले अपन इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अपन इसके चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें 3 पाई जाती है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स यानी तीसरा प्लेटलेट्स। अब देखिए दोस्तों, जो आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों किसके भाग है? तो रुधिराणु के। रुधिराणु टोटल कितना प्रतिशत था? तो ये रक्त का 45% था। आपने वो पहले ही पता लग गया कि ये 45% था। अब इस रुधिराणु का यानी 45% का आरबीसी कितने परसेंट होती है? तो आरबीसी 95% होती है। कितनी होती है? 95% आरबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी तो ये 0.1% होती है। और प्लेटलेट्स रुधिराणु का कितना परसेंट रहेगी? तो ये रहेगी 4.9%। 4.9%। ये अपने को ध्यान रखना। यानी कुल रुधिराणु का आरबीसी 95, डब्ल्यूबीसी 0.1 और प्लेटलेट्स 4.9% पाई जाती है। अब आरबीसी में, अब डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के भी 2 भाग होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी के भी 2 भाग होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट, यानी कणमय और अकणमय। तो सबसे पहले अपन डब्ल्यूबीसी के भी 2 भाग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के 2 भागों में सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट यानी कणमय, तो ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एग्रेनुलोसाइट। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यानी अब इसका हिंदी में देखेंगे दोनों का नाम, तो क्या आएगा? यानी इसका आएगा कणमय और इसका आएगा अकणमय, यानी अदानेदार या दानेदार एक ही बात है, अकणमय। तो ये अपने को पता रखना है कि डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा? 2 में, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट पूरी डब्ल्यूबीसी की कितनी परसेंट होती है? ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो पूरी डब्ल्यूबीसी की 70% ग्रेनुलोसाइट होती है। कितनी परसेंट होती है? 70%। इसी प्रकार एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी की 30% होती है। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। कितनी परसेंट होती है? 30%। देखिए दोस्तों, अपन रुधिराणु पढ़ रहे हैं, जो टोटल ब्लड संगठन का दूसरा टॉपिक है, क्योंकि पहला प्लाज्मा था जो 55% था, दूसरा रुधिराणु जो 45% है। अब रुधिराणु को भी अपन ने 3 भागों में बांट दिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
अब WBC को अपन ने दो भागों में बांटा, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। तो WBC में ग्रेनुलोसाइट कितनी है 70%, एग्रेनुलोसाइट 30%। अब ध्यान देने की बात यह है कि दोस्तों जो ग्रेनुलोसाइट यानी कण में है ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। आपको इंपॉर्टेंट ये तो ध्यान रखना ही रखना है कि कौन सी कणिका कौन सी में आती है। जैसे WBC में ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट WBC में ही आती है। इसके अलावा अब ग्रेनुलोसाइट में भी 3 है, 3 प्रोटीन या 3 कोशिकाएं पाई जाती है। जो कौन सी तो तीनों के नाम देखिए एक बार वापस से। तो ग्रेनुलोसाइट में पहली आएगी न्यूट्रोफिल। कौन सी आएगी? न्यूट्रोफिल। दूसरी इओसिनोफिल। तो ये किसके भाग है? ये ग्रेनुलोसाइट के भाग है। तो पहली न्यूट्रोफिल, दूसरी इओसिनोफिल और तीसरी आएगी वो आएगी बेसोफिल। तीसरी बेसोफिल। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि ग्रेनुलोसाइट यानी कणमें के अंदर जो 3 कोशिकाएं पाई जा रही है, कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल है। इसी प्रकार एग्रेनुलोसाइट में भी 2 प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाएगी, जिसे कहेंगे अपन कौन सा नाम? लिम्फोसाइट। पहली लिम्फोसाइट और दूसरी मोनोसाइट। ये अपने को एक बार डिवाइडेशन का जरूर ध्यान रखना है कि जो अपन ने प्लाज्मा पे 55% पढ़ा था, उसके अलावा जो अपन दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं रुधिराणु कणिका ही 45% होती है कुल रक्त का, लेकिन इसमें RBC कितने परसेंट होती है? 95%। WBC 0.1, प्लेटलेट्स 4.9% होती है। अब जो WBC है उसका भी 2 भाग बना दिए, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट WBC की 70% होती है, एग्रेनुलोसाइट WBC की 30% होती है। अब जो ग्रेनुलोसाइट है उसके 3 भाग बताए मैंने, यानी कणिका में के 3 भाग बताए, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। इसी प्रकार जो एग्रेनुलोसाइट है इसके भी 2 भाग होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। दोस्तों अपने को ये पता पूरा अपने को स्ट्रक्चर का पता लग गया, चार्ट का पता लग गया कि रुधिराणु किस प्रकार होती है। तो रुधिराणु 3 प्रकार की अपन देख लिए, RBC, WBC। अब इसका एक का तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे अपन RBC का, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि ये आपके काम आए। तो दोस्तों अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब अपन जो रुधिराणु है, जो कणिकाएं हैं, उनका पहला भाग यानी RBC पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कौन सा है? तो RBC पढ़ेंगे अपन, RBC। तो पहला अपना जो इसमें निकल के आया रुधिराणु या कणिकाओं में जो पहला टॉपिक था RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स। इसे हिंदी में बोलेंगे अपन, इंग्लिश में इसको रेड ब्लड कार्पल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। अभी देखिए दोस्तों इसमें जो अपन रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं पढ़ रहे हैं, जो इसका पहला भाग है किसका? रुधिराणु का। तो उसमें क्या होगा? तो इसे लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। पहला पॉइंट लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका दूसरा वैज्ञानिक नाम में देखेंगे, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये कुल रुधिराणु का 95% पाई जाती है। कुल रुधिराणु का 95% पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। अभी जो रक्त होता है वो रक्त रंगहीन होता है, लेकिन RBC के कारण वो रक्त लाल दिखाई देता है। तो ये सभी पॉइंट एक बार अपन इसको नोट करेंगे। तो पहला पॉइंट कौन सा आएगा? पहला पॉइंट आएगा इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। पहला पॉइंट, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरा ये है कुल रुधिराणु का, जो रुधिराणु पढ़ रहे हैं ना, ये कुल रुधिराणु का 95% भाग होती है। 95% भाग होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे इसका रंग लाल होता है। RBC का रंग लाल होता है। RBC का रंग लाल होता है। आगे RBC का रंग लाल होता है, इसलिए रक्त का रंग तो रंगहीन होता है, रक्त का कोई रंग नहीं है, लेकिन RBC ज़्यादा उपस्थित होने के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो दूसरा पॉइंट, रक्त यानी जो ब्लड है, रक्त
रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, लेकिन आरबीसी के कारण, आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। किसके कारण? तो आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। आगे आरबीसी का, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ये भी अपन को ध्यान रखना। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। आगे आरबीसी की आकृति उभयावतल होती है। उभयावतल मतलब कॉनकेव। तो अगला पॉइंट, आरबीसी की आकृति उभयावतल होती है, यानी उभयावतल इंग्लिश में कॉनकेव होती है। यह भी अपने को पता लगेगा। अब आरबीसी में देखो दोस्तों, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? तो सबसे पहले इसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा प्रश्न बन सकता। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आगे ये कुल रुधिराणु, यानी जो अपन रुधिराणु पढ़ रहे हैं उसका 95% भाग होती है आरबीसी। ये भी इंपॉर्टेंट भाग है। आगे आरबीसी का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो वो आरबीसी के कारण दिखाई देता है। तो आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त क्या है? रंगहीन है। रक्त का कोई रंग नहीं है, लेकिन वो आरबीसी के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? तो वो लाल होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इंपॉर्टेंट है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी की आकृति उभयावतल होती है। उभयावतल मतलब कॉनकेव। मान लो ये क्या है? ये आरबीसी है। ऐसी आरबीसी का ऐसी पाई जाएगी। आरबीसी ब्लड में ऐसी ही पाई जाती है। तो उठा हुआ भाग है इसका, कौन सा? ये भाग इसका उठा हुआ है, तो इसे कॉनकेव बोलते हैं। मतलब ऐसी दिखाई देती है आरबीसी, उठी हुई दिखाई देती है, तो इसे उभयावतल। तो आरबीसी की आकृति कैसी है? तो आरबीसी की आकृति उभयावतल है। ये भी अपने को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इसके अलावा आरबीसी के बारे में अपन क्या क्या देखेंगे। ये तो अपन ने देख लिया आरबीसी के बारे में। अब अगला पॉइंट आएगा, आरबीसी में जो आरबीसी है उसका निर्माण किस से होता है? तो आरबीसी का निर्माण लोहा और विटामिन B12 और विटामिन B9 से होता है। तो आरबीसी का निर्माण किस से होता है? तो देखिए, आरबीसी का सबसे पहले आपको बताऊं, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। जो हड्डियों के बीच में जो गुद्दा वाला पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड पदार्थ हड्डियों के बीच में, उसे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आरबीसी का निर्माण में कौन कौन तत्व सहायक है? तो लोहा चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और फोलिक एसिड यानी विटामिन B9 भी चाहिए। दूसरी बात, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहेंगे। दूसरी बात, तो ये अपन एक बार इसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी का निर्माण, आरबीसी मतलब लाल रक्त करेगा ये। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। पहला पॉइंट, बोन मैरो में। तो पहला पॉइंट, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब जो भ्रूण होता है यानी गर्भावस्था में किस में होगा? तो गर्भावस्था में भ्रूण में होगा। तो गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण भ्रूण में होता है। कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। तो गर्भावस्था में आरबीसी का निर्माण भ्रूण में होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन देखें आरबीसी की, तो आरबीसी
तो आरबीसी के निर्माण में कौन कौन से तत्व चाहिए? तो आरबीसी के निर्माण में अपने को चाहिए लोहा, विटामिन B12 और B9। तो आरबीसी के निर्माण के लिए देखो एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना इसको। आरबीसी के निर्माण के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए यानी निर्माण किसका? आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण आरबीसी का निर्माण क्या क्या चाहिए? तो पहला पॉइंट, पहला इसमें चाहिए अपने को लोहा। क्या चाहिए? लोहा यानी आयरन। अगला पॉइंट क्या चाहिए इसमें? तो विटामिन B12। विटामिन B12 जिसे अपन साइनोकोबालमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमिन, ये भी चाहिए। और विटामिन B9 जिसे अपन फोलिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन B9, फोलिक अम्ल, ये भी अपने को चाहिए। तो आरबीसी के लिए क्या क्या तत्व चाहिए? तो आरबीसी के लिए लोहा चाहिए, विटामिन B12 चाहिए और B9 फोलिक अम्ल भी चाहिए। ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आरबीसी की मृत्यु पलिया में होती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी मृत्यु, आरबीसी की मृत्यु। तो आरबीसी की मृत्यु पलिया जिसे तिल्ली भी कहते हैं और इंग्लिश में स्प्लीन, पलिया यानी स्प्लीन में होती है। इसलिए पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात, इसलिए पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। गर्भावस्था में किस में होगा? तो गर्भावस्था में भ्रूण में होगा। ये भी ध्यान रखना। गर्भावस्था आरबीसी का निर्माण में क्या क्या चाहिए? तो लोहा चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, B9 चाहिए यानी साइनोकोबालमिन और फोलिक अम्ल भी अपने को चाहिए। मृत्यु कहाँ होती है आरबीसी की? तो मृत्यु पलिया में होती है, ये ध्यान रखना, यानी स्प्लीन में होती है। तो इसलिए पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों अभी तक अपन ने आरबीसी के बारे में ये देख लिया। अब आगे भी देखेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले फिर देखते हैं। चले दोस्तों, अपन देख लिया मतलब आरबीसी की मृत्यु क्या होती है। तो आरबीसी की मृत्यु अपन ने देखी थी पलिया में होती है जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये अपन ने देख लिया था कि मृत्यु कहाँ होती है? तो पलिया में होती है। अब आगे, लेकिन आरबीसी पलिया में जाने से पूर्व यकृत आरबीसी से एक लोहा तत्व जिसे हेमेटिन कहते हैं वो निकाल लेता है। यानी आरबीसी मरने के बाद में कहाँ जाएगी? तो पलिया में। लेकिन पलिया में जाने से पूर्व ही यकृत क्या करेगा? आरबीसी से लोहा तत्व जिसे हेमेटिन कहते हैं वो निकाल लेगा, जो दोबारा आरबीसी का निर्माण करने में काम आता है। तो अब अगला पॉइंट क्या होगा? अगला पॉइंट, पलिया में जाने से पूर्व आरबीसी से यकृत यानी लीवर, यकृत लोहा तत्व क्या नाम है? हेमेटिन। लोहा तत्व हेमेटिन को अपने अंदर सोख लेता है। सोख लेता मतलब एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है। जो नई आरबीसी के निर्माण के लिए काम आता है। जो नई आरबीसी के निर्माण के लिए काम आता है। कौन आता है काम? तो हेमेटिन आता है। नई आरबीसी के लिए हेमेटिन आता है। तो अपना अगला पहला पॉइंट इसमें क्या हुआ? पलिया में, क्योंकि आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया है, क्योंकि मरने के बाद आरबीसी पलिया में ही जाएगी। लेकिन पलिया में जाने से पूर्व आरबीसी से यकृत क्या कर लेता है? लोहा तत्व हेमेटिन को अपने अंदर क्या कर लेता है? सोख लेता है, जो फिर क्या काम आएगा? जो नई आरबीसी के निर्माण के लिए काम आता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है।
तो आरबीसी में क्या पाया जाएगा, लोह तत्व जिसे हेमेटिन कहते हैं, तो हेमेटिन को यकृत अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सोख लेता है, जो नई आरबीसी का निर्माण के लिए काम आती है। अगली पॉइंट क्या होगा इसमें, अगला पॉइंट आएगा इसमें आरबीसी का अगला पॉइंट रहेगा कि आरबीसी की मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अभी हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को चिपकाकर पूरे शरीर में संवहन करता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को चिपकाकर पूरे शरीर में संवहन करता है। अगला पॉइंट रक्त में, इससे पहले अपन दूसरी लाइन लिखेंगे कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन इससे पहले दूसरी बात है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके कारण आरबीसी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेकर चलती है, यानी ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में कैरी कर सकती है, ब्लड के अंदर कैरी करेगी, चलेगी। तो आरबीसी में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके कारण आरबीसी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेकर चलती है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेकर चलती है। कौन, आरबीसी। क्यों, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, इसलिए आरबीसी में ज़्यादा जगह मिलेगी ऑक्सीजन को ले जाने के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ये भी ध्यान रखने की बात है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता, इसके लिए क्या करेगी, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को लेकर चलेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एक तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को चिपका कर ले जाने की क्षमता हीमोग्लोबिन के पास होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन में भी एक तत्व होता है लोहा, जिसे हेमेटिन कहते हैं, हेमेटिन। तो हेमेटिन चिपका के लेकर चलता है, लेकिन आरबीसी में जो ऑक्सीजन है उसको लेकर कौन चलेगा, हीमोग्लोबिन। तो आगे अगला पॉइंट क्या होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन तत्व पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को चिपका कर पूरे शरीर में संवहन करता है मतलब पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, संवहन करता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन को चिपका कर पूरे शरीर में क्या करता है, पूरे शरीर में संवहन करता है, मतलब पूरे शरीर में चलता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो महिलाओं में कितना पाया जाता है, पुरुषों में कितना पाया जाता है, ये भी अपन देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। अब दोस्तों अपन देख रहे हैं इसके बारे में हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को चिपका कर रखता है। अब हीमोग्लोबिन जो एक अणु, यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को चिपकाने की क्षमता रखता है, यानी 4 अणुओं को लेकर चलने की क्षमता रखता है। तो अगला पॉइंट होगा इस अपना, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को चिपका कर ले जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को चिपका कर लेके चला जाता है। मतलब रक्त में एक अणु हीमोग्लोबिन का होगा तो ऑक्सीजन के उसके साथ में कितने अणु होंगे, 4 अणु होंगे। तो ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे, 4 अणु, और हीमोग्लोबिन का एक अणु, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब आगे पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन 100 ml रक्त में, यानी कितने में, 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन 14.5 से 16.5 ग्राम पाया जाता है।
इन्हें अगर 100 मिलीग्राम अपन रक्त निकाले उसमें से तो कितना हीमोग्लोबिन होगा पुरुषों में, तो 14.5 से 16.5 ग्राम, यानी 13 से 15 ग्राम होगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो आगे अगला पॉइंट क्या आएगा, पुरुषों में हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रक्त में, यानी 100 मिलीग्राम रक्त में प्रति 100 ml रक्त में 14.5 से 16.5 ग्राम, 14.5 से 16.5 ग्राम पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना। यानी अगर औसत देखें, अपन औसत तौर पर देखें तो 13 से 15 ग्राम, यानी कितना पाया जाएगा औसत के रूप में, एवरेज के रूप में देखें इसको, तो एवरेज में पाया जाएगा 13 से 15 ग्राम। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो प्रति 100 ml रक्त में 14.5 से 16.5 ग्राम पाया जाता है, यानी एवरेज में देखें तो 13 से 15 ग्राम पाया जाता है। ये भी नेट क्वांटिटी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसी प्रकार महिलाओं में, तो महिलाओं में देखें, महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन 12.5 से 14.5 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में पाया जाता है, यानी प्रति 100 ml रक्त में 12.5 से 14.5 ग्राम पाया जाता है, 14.5 ग्राम पाया जाता है। यानी एवरेज तौर पर देखिए अपन इसको, तो एवरेज तौर पर आएगा इसमें 9 से 11 ग्राम। ये भी अपने को ध्यान रखना है, एवरेज के रूप में तो 9 से 11 ग्राम, यानी 100 ml रक्त में महिलाओं में 9 से 11 ग्राम, यानी 12.5 से 14.5 ग्राम, एक ही बात है दोनों में। और पुरुषों में 14.5 से 16.5 ग्राम, यानी 13 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन एक स्वस्थ मनुष्य में पूरे शरीर में 1 लीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 लीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना, पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो 1 लीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब आगे हीमोग्लोबिन का जो रक्त है, उस रक्त से संबंधित कुछ बातें अपन और देखेंगे कि रक्त की मात्रा अगर बीमार व्यक्ति में कितनी हो जाती है। रात को सोते समय आरबीसी की संख्या शरीर में 5% घट जाती है, और ऊंचाई पर अगर 10,000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर चला जाते हैं तो आरबीसी की संख्या 30,000 बढ़ जाती है। तो ये भी अपन देखेंगे। तो अगला पॉइंट कौन सा होगा, अगला पॉइंट, रात को सोते समय आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी की संख्या 5% घट जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आरबीसी की संख्या 5% घट जाती है। और अगर ऊंचाई पे जाएंगे तो ऊंचाई पर 10,000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर 30,000 आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। तो अगला पॉइंट, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो 100 ml रक्त में 12.5 से 14.5 ग्राम पाया जाता है, यानी एवरेज के रूप में देखिए तो 9 से 11 ग्राम। पुरुषों में कितना पाया जाता है, तो आपको 14.5 से 16.5 ग्राम, एवरेज 13 से 15 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति में 1 लीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। रात को सोते समय आरबीसी की संख्या में क्या आती है, 5% घट जाती है, 5% की कमी आ जाती है।
ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। इससे आगे भी अपन देखेंगे आरबीसी के बारे में, और एक दो फैक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी कमी से क्या होता है, आकृति में क्या होता है, तो वो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अपन ने दोस्तों इसको देख लिया। अब आरबीसी के बारे में अगला फैक्ट क्या आएगा कि आरबीसी शरीर में कितनी पाई जाती है। तो आरबीसी शरीर में 100 ml रक्त में, यानी 100 मिलीमीटर रक्त में 50 लाख पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, जो 100 मिलीग्राम रक्त है उसमें आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख। तो अगला फैक्ट होगा शरीर में आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी प्रति 100 ml रक्त में 50 लाख पाई जाती है, 50 लाख पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कितनी पाई जाती है, 50 लाख पाई जाती है। अब आरबीसी रक्त में आरबीसी का मापन यानी 50 लाख पाई जाती है, किससे पता लगा, तो आरबीसी का मापन रक्त में हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरबीसी का मापन हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्या है, आरबीसी का मापन हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है कि शरीर में कितनी आरबीसी है, तो इसका मापन हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट और आएंगे कि आरबीसी की जीवन काल में कमी को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है ये प्रश्न। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन है, लेकिन अगर आरबीसी 120 दिन से पहले ही अगर खत्म हो जाती है तो उसके जीवन काल में कमी होगी। तो आरबीसी के जीवन काल में कमी को क्या कहते हैं, तो उसे थैलेसीमिया कहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या होगा, आरबीसी के जीवन काल में कमी को थैलेसीमिया कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। आरबीसी के जीवन काल में अगर कमी आ रही है, 120 दिन से पहले आरबीसी खत्म हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे थैलेसीमिया कहेंगे। ये भी ध्यान। अगला पॉइंट, अगर आरबीसी का अपन आकृति देखी थी, अगर आकृति कैसी थी, उभयावतल। आरबीसी की आकृति कैसी थी, उभयावतल। अगर आरबीसी की आकृति बिगड़ती है तो उसमें सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। तो अगला पॉइंट, आरबीसी की आकृति बिगड़ने पर सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। आरबीसी के आकृति बिगड़ने पर सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। अब शरीर में अगर रक्त की कमी है तो कौन सा रोग होगा, तो उसे एनीमिया रोग कहते हैं। तो अगला, शरीर में रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया यानी रक्ताल्पता, हिंदी में कहेंगे रक्ताल्पता। एनीमिया रोग हो जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। अगर शरीर में आरबीसी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा बढ़ने के लिए ज़रूरत होगी, तो एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक हार्मोन लेकर अस्थि मज्जा तक जाता है। क्यों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तो एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के ज़्यादा संख्या में बढ़ाने के लिए सूचना लेकर अस्थि मज्जा तक जाता है। तो कौन सा प्रोटीन, तो अगला होगा एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी को ज़्यादा संख्या में निर्माण के लिए संदेश अस्थि मज्जा तक
तक लेकर जाता है। तो आरबीसी की शरीर में संख्या बढ़ाने के लिए संदेश कौन लेके जाएगा, तो वो जाएगा एरिथ्रोप्रोटीन। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या देखा आरबीसी के मामले में, शरीर में आरबीसी की प्रति 100 ml में, यानी प्रति 100 ml में आरबीसी शरीर में कितनी पाई जाती है, तो 50 लाख पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरी, आरबीसी का मापन किस में किया जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर में ही आरबीसी का मापन किया जाता है। इसके अलावा आरबीसी के जीवन काल में अगर कमी हो रही है तो कौन सा रोग होगा, तो थैलेसीमिया रोग हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अगला पॉइंट, आरबीसी की आकृति बिगड़ती है, क्योंकि आरबीसी की आकृति कैसी होती है, तो आरबीसी की आकृति होती है उभयावतल, लेकिन अगर वो बिगड़ती है तो कौन सा रोग होगा, तो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे, शरीर में रक्त की कमी, शरीर में अगर ब्लड की कमी है तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे रक्ताल्पता रोग भी कहते हैं। तो एनीमिया रोग शरीर में रक्त की कमी से होता है। अब आगे, एरिथ्रोप्रोटीन, ये एक प्रोटीन होता है जो आरबीसी को अगर शरीर में संख्या बढ़ानी होती है तो एरिथ्रोप्रोटीन क्या करेगा, एक संदेश लेके जाएगा और कहाँ, अस्थि मज्जा को देगा कि आप आरबीसी की संख्या क्या करो, ज़्यादा बढ़ाओ। तो ये एरिथ्रोप्रोटीन होता है। तो दोस्तों अपन ने रुधिराणु यानी कणिकाओं का पहला भाग आरबीसी पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे रुधिराणु यानी कणिकाओं का दूसरा भाग डब्ल्यूबीसी, लेकिन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। चलिए दोस्तों, अब अपन कणिकाओं का दूसरा भाग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। पहला अपन ने पढ़ लिया आरबीसी, अब आएगा अपना दूसरा इंपॉर्टेंट डब्ल्यूबीसी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या पूरा नाम, वाइट ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। क्या कहेंगे, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका। तो डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे हैं अपन दोस्तों, कौन से पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी, जिसे वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। अब देखिए दोस्तों डब्ल्यूबीसी क्या होता है। जैसे आरबीसी थी वैसे ही कणिकाओं में दूसरा भाग डब्ल्यूबीसी होता है, जो कुल रुधिराणु का, जो रुधिराणु है इसका कुल का 0.1% पाई जाती है। तो इसे श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। ये कुल रुधिराणु का 0.1% पाई जाती है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी आकृति लगातार परिवर्तनशील रहती है और ये शरीर में प्रति घन मिमी यानी 100 ml रक्त में, प्रति घन मिमी यानी 100 ml रक्त में 6 से 10,000 यानी औसत रूप से 8,000 पाई जाती है। तो ये अपन एक बार इसका फैक्ट देखेंगे। तो इसका अगला, इसे श्वेत मतलब सफ़ेद, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया, श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। अगला पॉइंट, इसे मतलब डब्ल्यूबीसी, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आगे ये कुल रुधिराणु का 0.1% पाई जाती है। ये कुल रुधिराणु का 0.1% पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, 0.1% पाई जाती है। क्लियर। अब आगे, इसकी आकृति लगातार परिवर्तनशील होती रहती है। क्यों, अपन ने आरबीसी पढ़ी थी, उसकी आकृति फिक्स थी, कौन सी, उभयावतल यानी कॉनकलेव। लेकिन डब्ल्यूबीसी की आकृति लगातार परिवर्तनशील रहेगी। क्यों, ये शरीर में कहीं भी जाकर इसको पहुंचना ही पड़ता है। क्यों, ये शरीर में ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है। ये शरीर में रोगाणुओं से लड़ती है, तो कहीं भी इसको जाना होता है, तो इसकी आकृति लगातार परिवर्तनशील रहती है। तो आगे अगला क्या आएगा, इसकी मात्रा शरीर में प्रति घन मिमी यानी 100 ml रक्त में, प्रति घन मिमी रक्त में 6,000 से 10,000 होती है। 10,000 होती है, मतलब औसत रूप से कितनी होगी इसमें,
तो एवरेज रूप से 8,000 होती है। इसकी मात्रा 100 ml रक्त में 8,000 होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। कितनी होती है? तो 8,000 होती है। अब अपने का इसका जीवन काल, तो सबसे पहले इसकी निर्माण, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु रक्त में होती है। लेकिन आरबीसी की मृत्यु पलिया में हुई थी, लेकिन इसकी मृत्यु सिर्फ रक्त में ही होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा अगला पॉइंट, इसका निर्माण यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का इसका निर्माण किस में होगा? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किस में होगा? अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो, अस्थि मज्जा में होता है, मज्जा में होता है। आगे इसकी मृत्यु कहाँ होगी? तो इसकी मृत्यु रक्त में ही होती है। तो इसकी मृत्यु कहाँ होगी? तो इसकी मृत्यु रक्त में होती है, रक्त में होती है। अब इम्पोर्टेंट बात, किसका जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 8 दिन होता है। ये भी ध्यान रखना, 2 से 7 भी आ जाता है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज के रूप में देखें 2 से 8 दिन होता है। तो अगला पॉइंट, इसका जीवन काल 2 से 8 दिन होता है, 2 से 8 दिन होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। दोस्तों अपने क्या क्या देख लिया इसके बारे में अभी तक? इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, यानी व्हाइट ब्लड कार्पल श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, पहला पॉइंट। इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। यह कुल रुधिराणु का यानी कुल रुधिराणु का 0.1% पाई जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसकी मात्रा शरीर में कितनी होती है? तो प्रति घन मिमी 100 ml रक्त में 100 ml रक्त निकाले तो इसकी मात्रा कितनी आएगी? 6,000 से 10,000, यानी औसत रूप से 8,000 होती है पूरे शरीर में। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे इसका निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण अस्थि मज्जा में होगा ये भी। और इसकी मृत्यु, तो मृत्यु होगी इसकी रक्त में। और इसका जीवन काल कितना होता है? तो वो 2 से 8 दिन होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर इसके बाद में अपन डब्ल्यूबीसी के बारे में और 2-3 फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो अपन ने डब्ल्यूबीसी के बारे में फैक्ट देख लिए, अब देखेंगे आगे फैक्ट कि डब्ल्यूबीसी में और क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी शरीर का सिपाही कहलाती है। क्यों? रोगाणु से लड़ने के लिए सबसे पहले डब्ल्यूबीसी काम आएगी, तो इसे शरीर का सिपाही कहते हैं। अगला पॉइंट क्या आएगा? यह शरीर में प्रतिविष यानी एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती है। तो दोनों पॉइंट एक बार फिर एक और देखेंगे अपन इसमें। तो ये शरीर का यानी डब्ल्यूबीसी शरीर का सिपाही कहलाती है। क्या कहलाती है? सिपाही कहलाती है। यह भी अपने को ध्यान होना चाहिए, सिपाही कहलाती है। क्यों? सबसे पहले शरीर में लड़ने के लिए अगर बीमारी होती है तो डब्ल्यूबीसी ही काम करेगी, ध्यान रखना। आगे पॉइंट, यह बीमारी में 30,000 तक बढ़ जाती है, 30,000 तक बढ़ जाती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना। क्यों? इनकी संख्या कितनी रहती है लगभग? तो इनकी संख्या लगभग 8,000 रहती है, लेकिन बीमारी के टाइम ये 30,000 तक पहुंच जाती है। आगे यह शरीर में प्रतिविष मतलब एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती है। यह भी अपने को ध्यान रखना है। एंटीटॉक्सिन जिसे अपन प्रतिविष बोलते हैं, मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करती है। शरीर में क्या करती है? एंटीटॉक्सिन मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करती है, रोगों से लड़ने का काम करती है। तो ये अपन ने देख लिया दोस्तों। तो अपना पहला पॉइंट शरीर का, इसे क्या कहेंगे? तो सिपाही कहेंगे। सबसे पहले लड़ेगी बीमारी में। यह शरीर में बीमारी के टाइम में 30,000 तक बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और शरीर में प्रतिविष मतलब एंटीटॉक्सिन का निर्माण करती है, यानी एंटीबॉडी बनाती है, रोगाणु से लड़ने की क्षमता को देखती है। अब जो दोस्तों अपन देखेंगे डब्ल्यूबीसी, इसके 2 भाग होते हैं। डब्ल्यूबीसी के कितने भाग होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी के 2 भाग होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट, आपको पहले ही बताया था मैंने, और एक एग्रेनुलोसाइट, यानी एक कण में और दूसरा अकण में, आपको पहले ही बताया था मैंने। तो जो कण में होता है ग्रेनुलोसाइट होती है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अपन इसको एक बार देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होगी? तो डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरी
दूसरी रहेगी अपनी एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ये भी अपने को ध्यान रखना है। यानी ग्रेनुलोसाइट मतलब कण में, और एग्रेनुलोसाइट मतलब कण में, कण में, ये भी अपने को ध्यान रखना। अब ये तो कितने परसेंट थी, तो ये तो WBC की कितने परसेंट थी, 70%, और ये कितने परसेंट थी, तो ये WBC की 30% थी। ये भी अपन ने देख लिया था, क्योंकि WBC तो रुधिर अणु का कितना परसेंट थी, 0.1, लेकिन WBC का, सिर्फ WBC का ग्रेनुलोसाइट 70% थी, एग्रेनुलोसाइट 30% थी। अब ग्रेनुलोसाइट में भी मैंने आपको बताया था सबसे पहले चार्ट के माध्यम कि इसमें 3 कणिकाएं और पाई जाती है। तो पहली कौन सी थी, तो पहली थी न्यूट्रोफिल, पहली न्यूट्रोफिल। दूसरी कौन सी थी, तो इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। और तीसरी कौन सी थी, तो तीसरी थी कौन सी, बेसोफिल, बेसोफिल। तो ये 3 किस में थी, तो ये 3 ग्रेनुलोसाइट में थी, यानी कणमे के अंदर 3 भाग थे। अब जो न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब जो न्यूट्रोफिल है ये क्या काम करेगी, तो ये शरीर में घाव बढ़ने का काम करती है, और शरीर में सबसे ज़्यादा WBC में न्यूट्रोफिल पाई जाती है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे अपन एक शब्द में, ये है शरीर में घाव भरने का काम करती है, तो शरीर में घाव भरने का काम कौन करती है, तो WBC के अंदर न्यूट्रोफिल करेगी, ये भी ध्यान रखना है, न्यूट्रोफिल। अब इओसिनोफिल, तो ये शरीर में यानी एंटीबॉडी बनाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। किसी भी एलर्जी के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ेगी, तो वो इओसिनोफिल लड़ेगी। तो ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करती है, इओसिनोफिल। और ये सबसे पहले एलर्जी के टाइम में सबसे पहले लड़ती है। तो अगला पॉइंट ये है, सबसे पहले एलर्जी में लड़ती है। तो सबसे पहले एलर्जी होती है, कौन लड़ती है, तो इओसिनोफिल लड़ती है, एलर्जी में लड़ती है, ये भी अपने को ध्यान रखना। अगला जो बेसोफिल है, इस बेसोफिल के पास में 2 प्रोटीन होते हैं, एक हिपेरिन, दूसरा सिस्टेमिन। हिपेरिन क्या करता है, रक्त को तरल बनाता है, और सिस्टेमिन अगर चोट लगती है तो उस स्थान पर रक्त को जाने से रोकता है। तो इसके पास कौन कौन से 2 प्रोटीन होते हैं, कौन से, एक हिपेरिन और दूसरा होगा सिस्टेमिन। दूसरा कौन सा, सिस्टेमिन, ये भी अपने को ध्यान रखना। एक हिपेरिन प्रोटीन होता है, दूसरा सिस्टेमिन प्रोटीन होता है। हिपेरिन क्या करेगा, रक्त को तरल बनाएगा, और सिस्टेमिन अगर चोट लगती है तो उसी स्थान पर रक्त को जाने से रोकता है। तो ये दोनों प्रोटीन किसके पास रहेंगे, तो ये बेसोफिल के पास रहेंगे। अब अपन ने 3 भाग पढ़ लिए, किसके, ग्रेनुलोसाइट के 3 भाग पढ़े हैं, पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा इओसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल। इसी प्रकार एग्रेनुलोसाइट के भी 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एग्रेनुलोसाइट के 2 भाग देखिए दोस्तों। तो इसमें पहला आएगा, एग्रेनुलोसाइट का पहला आएगा लिम्फोसाइट, और दूसरा आएगा मोनोसाइट। पहला लिम्फोसाइट, और दूसरा आएगा इसमें मोनोसाइट। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें जो लिम्फोसाइट है वो क्या काम करेगा, और मोनोसाइट है वो क्या काम करेगा। तो लिम्फोसाइट क्या काम करता है, लिम्फोसाइट में 2 कोशिकाएं पाई जाती है, एक टेरा और दूसरी बीटा। अगर शरीर में बीटा कोशिका की कमी हो जाती है तो एड्स रोग होता है। तो ध्यान रखना, लिम्फोसाइट में इसमें 2 कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी, एक टेरा और दूसरी बीटा, एक टेरा दूसरी बीटा। तो बीटा कोशिका की कमी से, अगला पॉइंट, बीटा
कोशिका की कमी से एड्स रोग हो जाता है। शरीर में क्या होता है? तो एड्स रोग हो जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो लिम्फोसाइट, इसमें दो कोशिकाएं होती है, एक टेरा और एक बीटा। तो बीटा कोशिका की कमी से इसमें एड्स रोग हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब जो मोनोसाइट है ये शरीर में क्या करेगी? तो ये फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण का काम करती है। बीमारी में सबसे पहले जो बीमारी होती है उसमें मोनोसाइट ही लड़ाई का काम करेगी। तो ग्रेनुलोसाइट में तो बीमारी में मोनोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट में बीमारी के टाइम में इओसिनोफिल लड़ेगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो मोनोसाइट ये है, ये फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण का काम, फेगोसाइटोसिस यानी या भक्षण का काम करती है, भक्षण का काम करती है। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया? अपन ने जो WBC है उसके भी जो दो भाग है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, उनके बारे में अपन ने देख लिया। न्यूट्रोफिल ये शरीर में घाव भरने का काम करती है। इओसिनोफिल ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और बेसोफिल ये हीपेरिन और सिस्टमिन दो प्रोटीन लेकर चलती है, ये भी अपने को ध्यान रखना। ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, इसमें टेरा और बीटा दो कोशिका होती है। तो बीटा की कोशिका की कमी से कौन सा रोग? तो एड्स रोग हो जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। जो मोनोसाइट है ये शरीर में फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण का काम करती है। कोई भी कीटाणु घुस जाता है तो उसको खाने का काम तो मोनोसाइटोसिस करेगी। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में अपन जो WBC होती है उसके जो 3-4 फैक्ट और हैं वो अपन देख लेते हैं, फिर अपनी WBC खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब देखेंगे कि WBC से संबंधित कुछ रोग भी होते हैं, जैसे ल्यूकोपेनिया और एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकोपेनिया मतलब WBC की संख्या में कमी होती है तो ल्यूकोपेनिया हो जाता है। और ल्यूकेमिया WBC का शरीर में बिल्कुल बनना ही बंद हो जाता है तो ल्यूकेमिया यानी रक्त का कैंसर होता है। तो अगला पॉइंट ल्यूकोपेनिया क्या होता है? तो दोस्तों ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है WBC की संख्या में कमी। WBC की संख्या में कमी को क्या कहेंगे? ल्यूकोपेनिया। अब अगला ल्यूकोमिया। दोस्तों शब्दों में अंतर है, ल्यूकोपेनिया और ल्यूकोमिया। तो ल्यूकोमिया से क्या होगा? शरीर में WBC का बनना बिल्कुल बंद होना ल्यूकेमिया कहता है, जिसे शरीर रक्त का कैंसर कहते हैं। तो शरीर में WBC का बनना बिल्कुल बंद हो जाना क्या कहेगा? ल्यूकोमिया। तो शरीर में WBC का बनना बिल्कुल बंद हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। इसे रक्त का कैंसर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ल्यूकेमिया को अपन क्या बोलेंगे? रक्त का कैंसर कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो ल्यूकोपेनिया WBC की संख्या में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो उसे ल्यूकोपेनिया। लेकिन ल्यूकोमिया शरीर में WBC का बनना बिल्कुल बंद हो जाए तब उसे रक्त का कैंसर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। रक्त का कैंसर ल्यूकोमिया को कहेंगे। एक आएगी डायपेडेसिस, एक शब्दावली डायपेडेसिस यानी WBC का आकार परिवर्तन करके शरीर में कहीं भी पहुंच जाना डायपेडेसिस कहलाता है। तो अगला पॉइंट डायपेडेसिस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा WBC आकृति में परिवर्तन करके कहीं भी पहुंच जाना। WBC का आकृति में परिवर्तन करके शरीर में कहीं भी पहुंच जाना
ये क्या कहलाएगा, तो ये डायपेडेसिस कहलाएगा। तो दोस्तों अपन ने क्या क्या देख लिया, ल्यूकेपेनिया, WBC संख्या में कमी, ल्यूकोमिया, शरीर में WBC का बिल्कुल बनना बंद हो जाए तो ल्यूकेमिया, जिसे रक्त का कैंसर कहते हैं, और डायपेडेसिस, WBC की आकृति में परिवर्तन करके शरीर में कहीं पर भी पहुंच जाए तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे डायपेडेसिस। तो दोस्तों अपन ने रुधिराणु यानी कणिकाओं का 2 भाग पढ़ लिए, RBC और WBC। अब अपना जो लास्ट भाग बचेगा इसका वो प्लेटलेट्स बचेगी, जिसे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास साबित होगी आपको। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप आगे भी इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि जो ये क्लासें हैं आपको एग्जाम के टाइम पता लगेगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नियमित लेते रहे, नोट्स बनाते रहे। धन्यवाद।